अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं? व्यूअर्स, खबरें आपने देखी कि बहुत सी गर्दिश करती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऐसी खबर दूं जिसने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो तहलका मचाया हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि ये क्या हो गया और ये कैसे हो गया। खबर ये है कि भारतीय शहर मुंबई में जो है 4 अफराद ने बिरयानी खाई पहले और उसके बाद तरबूज खा लिया और चारों के चारों अफराद जो हैं जहाँ बहक हो गए हैं। और ये तशवीश दायर की जा रही है कि ये तो कॉम्बिनेशन गलत था, या तरबूज के खाने से कोई प्रॉब्लम हुई है, या उनको एकदम से पेट की कोई बैक्टीरिया जो है वो इरेडिकेट हो गया है या एग्रीवेट हो गया है बेसिकली, तो जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। अभी तक कॉज ऑफ डेथ तो नहीं पता, पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या वजह हुआ है। लेकिन फूड कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो अक्सर चीज़ें जो हैं वो कही जाती हैं कि फ़ूड कॉम्बिनेशन का एहतियात करनी चाहिए। जैसे अगर हम मछली खाएँ तो ये कहा जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि दूध नहीं पीना चाहिए या दही नहीं खाना चाहिए या ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। और इसके साथ साथ अक्सर आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न है, तरबूज बेबहा मार्केट में आए हुए हैं, और तरबूज को अगर हम वैसे ही काट के घर पे लेके जाते हैं तो अक्सर कुछ हिस्सा तरबूज का जो होता है वो नाकस होता है, वो रॉटन होता है, वहाँ से भुरभुरा होता है, जिसको देख के खाना चाहिए क्योंकि पानी होता है, पानी का कॉन्टेंट ज़्यादा होता है, तो हमें लूज़ मोशंस लगने का ख़तरा होता है। अब मसला ये है कि बिरयानी और तरबूज का कॉम्बिनेशन सही है, गलत है, क्या होने वाला है, बैक्टीरिया था, या इसके साथ साथ जो है मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा कि ये जो बात है, ये जो तहकीक है, ये जो बात है, इसमें कितनी सदाकत है। और जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि वाकई रात को तरबूज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि रात को तरबूज नहीं खाना चाहिए। तरबूज जो है वो दिन का फल है, दोपहर का फल है, जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। खाली पेट खाया चाहिए, जिससे आपका जो वाटर जो होता है उसको रिटेन करता है आपके जिस्म के अंदर। और भी बहुत से मसाइल होते हैं। और क्या ये भी कहा जाता है कि तरबूज के ऊपर पानी ना पिएं, तरबूज के होते कोई ऐसी डायरेटिक चीज़ें ना खाएं, चाय ना पिएं। तो आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बात ये नहीं है कि भारत में हुआ है, बात यह है कि ये एक फूड आइटम है और ये कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हर जगह खाया जा सकता है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि PSL का रंगारंग मेला जो है सज गया है और रौनकें बहाल हो चुकी हैं। शायकीन क्रिकेट जो है आज से स्टेडियम्स का रुख करेंगे। और इसके साथ साथ जहां बाबर आजम के ऊपर बहुत सी बातें होती थी, कहते थे कि उनका कम बैक होना बहुत ज़रूरी है, हम भी ये दुआ गो थे कि बाबर आजम कब कम बैक करेंगे। नेशनल क्रिकेट में तो आपको पता ही है जिस तरीके से वो उनकी परफॉर्मेंस से शिकार हो रही थी, मगर अब PSL का जो मेला जो है वो सजा हुआ है, जहां उन्होंने जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट जो है वाकई अपनी सेंचुरी दागी है और 103 रन्स बनाए हैं। और वाकई जोशो वलवला देखा जा रहा है। शायकीन क्रिकेट की मुस्कुराहटें वापस आ गई हैं। सोशल मीडिया पे बाबर आजम के नारे दर्ज किए गए जा रहे हैं। तो PSL 11 के क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। इसका मतलब पेशावर ज़ल्मी वर्सेस जो नेक्स्ट टीम होगी वही होगी। 221 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद की टीम 19वें रन में 151 रन पर ढेर हो गई है और 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना शामिल हो सके हैं। दैट इज़ वेरी एस्टॉनिशिंग और मायूसकुन बात है। और समीर मिनहास ने सबसे ज़्यादा 44 रन बनाए हैं पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। उर्दन हॉडी ने 3, सफ़ियान मुकीम और मोहम्मद बासित ने 2-2, खुरम शहजाद और मिचेल ब्रिस्टल ने 1-1 विकेट हासिल की है। इससे कबल अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम के 103 रन की बदौलत 221 रन के उन्होंने स्कोर बोर्ड पर सजाए हैं। व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट डेवलपमेंट। काफ़ी सालों के बाद जो है सेंचुरी उन्होंने दागी है और हम चाहते हैं कि उनकी सेंचुरी का सिलसिला इस तरह जारी रखे और पाकिस्तान टीम की एक बार फिर नुमाइंदगी कर सकें, क्योंकि कम बैक करना बहुत ज़रूरी था। और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो शायकीन क्रिकेट जो है ऑब्वियसली पासेस भी ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि वो स्टेडियम्स का रुख करें। तो एक बार फिर जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जो है PSL 11 का जो मेला जो है वो सजेगा। फ़ाइनल जो है वो संडे को मुतवक्के है। देखना ये कि फ़ाइनल में पेशावर ज़ल्मी के ओपोनेंट कौन होगा। और ऑब्वियसली टिकट्स के लिए आप bookme.com पे जाके टिकट्स भी ख़रीदें और
इस खूबसूरत PSL की तकरीब जो एंडिंग इनकी तकरीब को जो है वो खूबसूरत बनाएं। ये कहा जा रहा है कि फायरवर्क्स के साथ जो है अख्तामी तकरीब मुनक्किद होगी, म्यूज़िक का तड़का होगा, बहुत से सेलिब्रिटीज़ वहाँ होंगे और शायकीन क्रिकेट अपने प्यारे सेलिब्रिटीज़ को भी वहाँ देख सकते हैं। और ये भी इंकरेजमेंट का एक बेहतरीन तरीका है कि आप लोगों ने स्टेडियम्स का रुख ज़रूर करना है। एक तरीके से आपकी सपोर्ट के साथ ही ये PSL मुमकिन है, वरना PSL का मेला कभी नहीं सज सकता अगर शायकीन क्रिकेट की सपोर्ट ना होती। और पूरी दुनिया को शायकीन क्रिकेट की नज़रें भी PSL पे सजी हुई थी कि PSL जो है विदाउट क्रिकेट फैंस के साथ हो रहा था, मगर इजाज़त मिल गई है, सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई है। आपको पता है कि दुनिया के माहौल, दुनिया की जो इश्यूज़ चल रहे हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट जो चल रहा है पूरी दुनिया में चल रहा है। मशरिक़ वस्ता के जो अंदर कितनी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, खून रेजी जंग का माहौल था जिसका इम्पैक्ट जो है इर्द गिर्द की नेबरिंग कंट्रीज़ पे भी आ रहा था। और पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जहाँ पाकिस्तान ने, आपको पता है, एक मीडिएटर, एक स्टेबलाइज़र का किरदार अदा किया था। तो आपको पता है कि इंटरनेशनल वफ्स भी यहाँ आ रहे थे और डायलॉग का सिलसिला जारी था। मगर PSL का मेला भी साथ सजा, कोई डेट्स आगे पीछे नहीं हुई और लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। इंटरनेशनल प्लेयर्स का पाकिस्तान आना इन हालात में भी बहुत खुशाइन बात है। पाकिस्तान अपना सॉफ्ट इमेज, ना सिर्फ सॉफ्ट इमेज, बाकी पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी, अपनी बहुत सी ऐसा इमेज लेके जो है वो दुनिया में आगे लुक फॉरवर्ड कर रहा है और चाहता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आएँ, पाकिस्तान में तमाम रौनकें बहाल हों, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहाल हो, फिल्म इंडस्ट्री का बहाल हो, स्पोर्ट्स का बहाल हो। और इसके साथ साथ वो तमाम चीज़ें जिससे पिछले कई सालों में हम लोग लड़ रहे थे, वो सब चीज़ें, वो सब रौनकें जो हैं वापस पाकिस्तान का हिस्सा बने। बहुत अच्छा लगता है ऐसी ख़बरों के बारे में बात करना, क्योंकि वैसे ही कहते हैं ना कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारा जो सपोर्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और सपोर्ट के बग़ैर कोई भी खेल, कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो आपके इर्द गिर्द की बॉर्डर्स हो, लड़ाई का मैदान हो, पाकिस्तान का जब तक एक अच्छा इमेज जाएगा, पाकिस्तान जब तक वाकई कहते हैं ना दिलेरी से सामना नहीं करेगा, तो पाकिस्तान का नाम, जिस तरह आपने देखा है कि किस तरीके से जो है दुनिया में जो है वो सामने आ रहा है और लोग वाकई पाकिस्तान के नारे जो हैं वो गा रहे हैं। पाकिस्तान का नेशनल एंथम कितने खूबसूरत अंदाज में लेबनान में बजा है, ईरान में जो है बज रहा है। इसके साथ साथ अरबिक वर्जन के साथ पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है वो गाया जा रहा है। तो कहते हैं ना कि बीइंग अ पाकिस्तानी सच अ प्राउड मोमेंट फॉर अस टू बी अ पाकिस्तानी। ऐसे लोग कहते हैं कि हम बाहर जाएं, डिग्रियां ले लेके पाकिस्तान में कुछ नहीं है। ये जो साल, कुछ आने वाले साल हैं, ये पाकिस्तान की मजबूती के साल हैं, पाकिस्तान की खुशहाली के साल हैं। और बाकी यहाँ से अब सब जो ब्रेन चले जाएंगे तो पाकिस्तान, हम नहीं चाहते कि ब्रेन ड्रेन हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बाहर से जाओ, पढ़ कर आओ और पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करो। यही पाकिस्तान की कामयाबी है, ये हम सब की कामयाबी है। एंड वन ऑफ द लास्ट नॉट द लीस्ट, वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, यू हैव टू स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। गर्मियों का मौसम शुरू होता ही है और बाज़ारों में, सड़कों में, आपने देखा है गली कूचों में ढेर आपने देखा है कि एक उन्होंने कपड़ा बिछाया होता है, उसमें हरे भरे खूबसूरत किस्म के तरबूज नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, सुर्ख रसीले तरबूज बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। ऐसा समा होता है कि पता नहीं अल्लाह की कहाँ से जो रहमत है उसकी बारिश हो रही है और जायका इसका देखा जाता है। और सब स्पेशली हम लोग जो फ्रूट फरोश होता है उसको हम कहते हैं कि हमें काट के दिखाए कि फ्रूट जो है रसीला है या मीठा है या बिल्कुल बेजायका तो नहीं है। और अक्सर हमने देखा है कि फ्रूट कटे हुए भी पड़े होते हैं वहाँ ऑलरेडी, और वो कहते हैं बाजी अभी हमने अभी भी काटा है, अभी आपके आने से पहले ही काटा है। तो अक्सर उसमें फ्रूट जो होता है वो रॉटन भी नज़र आता है। तो माहिरीन ये भी कहते हैं कि इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड आपके जितने भी जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको भी पूरा करता है। किसी को डिहाइड्रेशन है तो दिस इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रेटिंग समवन। तो तरबूज़ के फ़ायदे तो हम आज बात करेंगे ही, मगर एक और अहम सवाल ये है कि अक्सर मिथ्स बनी हुई हैं। तरबूज़ रात को खाना चाहिए, सुबह खाना चाहिए, खाने के साथ खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर पानी पीना चाहिए, चाय पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, और कितना नुकसानदेह तरबूज़ खाना। और से अक्सर देखा है कि लोगों को डायरिया भी हो जाता है, फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, कहते हैं हैज़ा हो गया, हैज़ा हो गया, हैज़ा हो गया। तो आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे बात करेंगे। तरबूज़ बहैसियत एक बहुत अच्छा फल है,
बहुत कुछ इसके फ़ायदे हैं, लेकिन उसके नुकसानात क्या हैं या नहीं हैं, आज हम इसका पता लगाएंगे। और हमें ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, ईशल साकिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं ईशल? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ईशल, तरबूज आपको पता है गर्मियाँ आती हैं तो तरबूज कुल मार्केट में ढेरों ढेर पड़ा होता है, बहुत रेडीली अवेलेबल होता है। हाँ, तो तरबूज के कितने फ़ायदे हैं और इसका कितना नुकसान है? बिल्कुल। अच्छा, कोई भी नेचुरल चीज़ें जैसा फ्रूट्स हैं उनके नुकसान तो नहीं है, हाँ कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह के हो सकते हैं जो उनको नुकसानदेह करें। इसी तरह अगर तरबूज की बात की जाए तो तरबूज तो एक ब्लेसिंग है, समर्स में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बिकॉज एक तो ये स्वीट होता है, सेकंड इसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो गर्मियों में हम सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट होते हैं, जो बच्चे होते हैं स्पेशली स्कूल गोइंग, उनमें क्या होता है कि डिहाइड्रेट होकर फेंट हो जाते हैं वो, या फिर अगर आप धूप में थोड़ा सा बाहर निकले तो आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लू हो जाता है। हीट स्ट्रोक से आपको फील होता है कि टेम्परेचर फील होने लग जाता है या इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं फ्रूट्स, और वो भी वाटर बेस्ड फ्रूट्स। अब उसमें मेलन कैटेगरी में जो है वो वाटरमेलन सबसे अच्छा है, बिकॉज इसमें 90 to 92% जो है वो वाटर होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मतलब अल्लाह ताला ने जिस तरह जो सीजन स्पेसिफिक जो फ्रूट्स हमें दिए हुए हैं वो हमारी बीमारियों को भी क्योर कर रहे होते हैं और जो प्रॉब्लम्स उस पर्टिकुलर टाइम में आने होते हैं उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जो समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो तरबूज बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा होता है। एक तो अगेन हाइड्रेशन, और दूसरी बात यह है कि हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। जो लोग हार्ट पेशेंट्स होते हैं या जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड होता है, जो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाता है समर्स में, बिकॉज ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो सॉल्ट्स एंड मिनरल्स बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वाटरमेलन की इंटेक से क्या होता है कि आपको ब्लड प्रेशर एक तो लोअर करता है ये, और उसके अलावा आपकी हार्ट के जो वेसल्स हैं एक तो बहुत कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, उनको थोड़ा एक्सपैंड करता है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो लोग वेट लॉस फ्रेंडली डाइट्स को देखना चाहते हैं कि वेट लॉस हो जाए लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरीज ना हो, तो फ्रूट्स में जनरली 60 किलो कैल होता है एक फ्रूट के अंदर पोर्शन जो कैलोरीज का होता है, वो भी एक मीडियम साइज के अंदर होता है। वेरेज वाटरमेलन जो होता है उसका एक बोल अगर आप डाइस लेते हैं यानी 125 ग्राम्स अगर आप लेते हैं तो उसमें जस्ट 45 to 50 किलो कैल होगा। अच्छा, तो इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 2 इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि एक बोल से ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना, और वो कैलोरीज आपको बहुत कम दे रहे हैं और फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत ज़्यादा देते हैं। सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत जल्दी रीच कर जाता है। तो एट टाइम्स क्या होता है हमें भूख लग रही होती है और हमें आइडिया नहीं होता है ये भूख नहीं है, प्यास है। हमारी बॉडी को प्यास लग रही है, हमें एट टाइम सिर्फ थर्स्ट की सेंसेशन तभी आती है जब हमारा माउथ ड्राई हो, वेरएज हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है। तो हमारी बॉडी जब ये सिग्नल दे कि आपको भूख लग रही है तो एक दफ़ा वाटरमेलन या कोई पानी वाटर बेस्ड जो चीज़ है वो आप खा के देखिए, आपकी फॉरन सैटिस्फैक्शन लेवल रीच करेगा। हार्ट वेसल्स के लिए बहुत अच्छा है, जो दिल के मरीज हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हाउ अबाउट जो शुगर पेशेंट्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें शुगर कंटेंट तो होगा ही, उनको कितना कंज्यूम करना चाहिए? अच्छा, ये डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं कुछ फ्रूट्स जिसे हम बिल्कुल कह देते हैं ना कि लिमिट कर, जैसे मैंगो है, बनाना है, हम उन्हें लिमिट करवा देते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। वाटरमेलन का ये कि क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 2 इसका ज़्यादा है लेकिन इसके अंदर वाटर कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है और कैलोरीज बहुत कम है, इसीलिए इसकी सेफ रेंज है कि आप 1 बोल आप डायबिटिक पेशेंट को पर डे 1 बोल आप दे सकते हैं। ये कम्प्लीटली सेफ है, ये बहुत ज़्यादा उनके ग्लूकोज लेवल को स्पाइक नहीं देगा, एक मॉडरेशन में रह के, क्योंकि ऑब्वियसली रोटी चावल भी ग्लूकोज का स्पाइक देते हैं। तो एवरीथिंग यू कंज्यूम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ही होता है इन वन फॉर्म और द अदर। तो उसमें क्या होता है कि आप जो वाटरमेलन है वो आप एक बोल का पोर्शन रखें, डायबिटिक पीपल भी ले सकते हैं, वेट लॉस फ्रेंडली भी है तो वेट लॉस के लिए भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा इसका बेनिफिट ये भी है कि जो मेल हेल्थ है, स्पेशली जो होता है कि मेल हार्मोन होता है या टेस्टोस्टेरॉन जो होता है उसको ये बड़ा अच्छा हेल्प कर रहा होता है। और सेकेंडली हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। जो ER टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मेल सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें वाटरमेलन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसमें पाया गया है, क्योंकि क्या होता है कि ऑब्वियसली मेडिसिन का रिप्लेसमेंट तो ये नहीं है, लेकिन जब आप वाटरमेलन इस तरह के पेशेंट्स को देते हैं जिनमें काउंट्स कम होते हैं या वैसे ER के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उनके ऑटोमेटिकली लेवल्स इंप्रूव होने लग जाते हैं और बेहतरी की तरफ आने लग जाते हैं। तो एक हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, प्लस इसमें कुछ इस तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि मेल हेल्थ को बहुत प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये किस कॉम्बिनेशन के साथ खाना चाहिए? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स। आपने इसकी हेल्थ बताई है, बेनिफिट्स बताए हैं, बट ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जिसके साथ ये एग्रीवेट कर जाए या हेल्थ के लिए बेहतर ना हो?
अच्छा बिल्कुल, अभी जिस तरह आपने शो स्टार्ट होने से पहले एक बात की थी कि एक केस आया जिसमें बिरयानी के साथ उन्होंने वाटरमेलन कंज्यूम किया तो उनकी डेथ हो गई। और मज़े की बात है, मैंने भी कल वाटरमेलन के साथ बिरयानी ही ली थी। अच्छा। तो आई एम स्टिल हियर। अच्छा। तो यानी ये तो एक मिथ है ना कि वो कॉम्बिनेशन जो है पहले खाया था तरबूज के बाद में? अच्छा, मैंने पहले बिरयानी ली थी एंड देन वाटरमेलन लिया था, सेम कॉम्बिनेशन। तो मैं आई वाज सरप्राइज्ड टू हियर कि मतलब हो सकता है। अच्छा, उसके पीछे भी फैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि आपने बताया बहुत से लोगों ने बिरयानी, लेकिन सिर्फ 4 लोगों ने वाटरमेलन का कॉम्बिनेशन लिया। अब उसमें वजह क्या होती है कि देखिए कंटेमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह आपने अभी मेंशन किया कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्री कट फ्रूट्स को बेच रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली स्लाइसेस भी बहुत सारे लोग परचेज के खाते हैं। तो उसमें स्पेशली मार्केट्स में या इस तरह के एरियाज में जहाँ लेडीज शॉपिंग करने जा रही होती हैं तो कार्ट्स की फॉर्म में वो ओपन होता है। एक तो उसमें इन्फेक्शियस एजेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सर हमेशा जब वाटर बेस्ड चीज़ होगी ना वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस कैच करेगी। हमेशा पानी से भरी हुई चीज़ सबसे पहले ख़राब होगी, वो सबसे ज़्यादा पेरिशेबल कमोडिटी होती है, तो उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड चीज़ ये कि जिस आप नाइफ से कट करें, हम हमेशा फ्रूट की नाइफ फ़र्क रखते हैं और जो हम जैसे मीट वगैरह काटते हैं उसकी फ़र्क रखते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। कटिंग बोर्ड, गोश्त वाली छुरी से फ्रूट नहीं काटना और कटिंग बोर्ड्स भी बिल्कुल फ़र्क होने चाहिए। कुछ घरों में तो बाकायदा फ्रिज भी सेपरेट होते हैं, जो कि इनकरेज किया जाता है, बुरी बात नहीं है। या फिर आप कंपार्टमेंट्स फर्क कर ले, बिकॉज मीट के अंदर कुछ इस तरह के एजेंट्स होते हैं जो कि स्टिल जिंदा होते हैं। ऑब्वियसली जब आप उनको धोए बगैर हम रिकमेंड करते हैं कि आप रख दें, तो उसमें क्या होता है कि उसको फ्रीज होने से पहले अगर उसका पानी ड्रिप कर रहा है, ब्लड ड्रिप करके फ्रूट के ऊपर चला गया जो कि अनकवर्ड था, तो ऑब्वियसली उसमें कंटामिनेशन आ जाती है, इन्फेक्शियस एजेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, कंटेमिनेट हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन है जब आप वो फ्रूट खाते हैं, दो वो सिर्फ एक वाटरमेलन ही है, लेकिन उस फ्रूट की वजह से क्या हुआ कि अब आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग गए। तो इस तरह की सिचुएशन में जो है, जिस तरह हम कहते हैं कि ब्लोटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि सिवियर डायरिया और सिवियर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और सिवियर डायरिया और सिवियर वॉमिटिंग दो हमें नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन ये फेटल भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वॉमिट आउट कर देते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले या इमरजेंसी एड मिलने से पहले आप उसको मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वॉमिट्स आ जाती हैं, तो आपकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल खत्म हो जाती है और बॉडी का मेन कॉम्पोनेंट ही पानी है। तो जब हाइड्रेशन नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा फेटल हो जाता है ये। और दूसरी बात है कि कॉम्बिनेशन किन से नहीं लेने चाहिए, तो वो ये कि पानी के साथ जनरली हमारे बड़े कहते थे कि पानी और दूध के साथ ना लें, तो दूध के साथ तो जनरली हम भी अवॉइड करने के लिए कहते हैं। लेकिन पानी की एक मेजर बात ये है कि कभी भी वाटरमेलन जो इतना वाटर इनरिच फ्रूट है, उसके बाद आपको प्यास नहीं लगेगी। तो आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा वाटरमेलन के बाद पानी पी लेते तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होने के बाद हाइपोनाइट्रीमिया हो जाएगा, हाइपरनाइट्रीमिया, यानी कि नाइट्रेट्स हैं वो ड्रेन हो जाएंगे बॉडी से। एक तो किडनीज बहुत हाइपर एक्टिव हो जाएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा फिल्टर आउट करके निकालने, तो किडनीज पे भी इम्पैक्ट आता है। सेकेंड बात ये कि जो आपकी बॉडी में जितने भी, क्योंकि आपके स्टमक को क्लियर आउट कर रहा होता है, तो जो आपने खाना खाया होता है, कॉन्स्टिपेशन या बहुत ज़्यादा अरसे से जो चलती आ रही होती है वाटरमेलन के साथ, वो फ्लश आउट होती है बाउल के थ्रू। लेकिन क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा पानी और वाटरमेलन इकट्ठे ले लेते हैं तो वो एक्सेसिवली आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशंस होती हैं, जिसकी वजह से ये फेटल हो सकता है। अच्छा, इनिशियली ये भी बताइएगा कि टाइम की पूरी बात होती है कि आपने दोपहर में खा लें और रात में ना खाएं, बिकॉज रात में आपकी एक्सरसाइज उस तरह नहीं होती और इतना इनरिच कंटेंट आप खा के जो है आपकी मूवमेंट नहीं है तो आपको डाइजेस्ट नहीं होता। इज इट लाइक दैट? बिल्कुल, या इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट कि दोपहर में खाना चाहिए। बिल्कुल, दोपहर में आप मॉर्निंग के टाइम भी खा सकते हैं, बहुत अर्ली नहीं। पहले आप ये अर्ली मॉर्निंग, वैसे दिस कैन बी द फर्स्ट थिंग यू कैन ईट क्योंकि ये सेफ होता है। उसके बाद ये कि आप स्नैकिंग के 2 टाइम्स होते हैं, एक होता है लंच से पहले भी हो सकता है, लंच के बाद भी आप स्नैक कर सकते हैं। आप उन टाइम्स में वाटरमेलन को कंज्यूम करें। उसकी वजह ये कि क्योंकि रात को एक तो यूरिनेशन का प्रॉब्लम भी हो जाता है, बहुत सारे एल्डरली लोग होते हैं जो बार बार नहीं उठ सकते, यंगस्टर्स भी, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है रात के टाइम खाने से, प्लस इसके अंदर विटामिन सी होता है। तो जो विटामिन सी इनरिच चीज़ें होती हैं वो हम उन्हें जनरली रिकमेंड करते हैं कि क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होनी है तो आप सुबह के टाइम ही वो कंज्यूम करें तो बेहतर है। रात के टाइम कोई भी फूड या कोई भी फ्रूट हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। वो इसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली डाइजेशन टाइम डिले हो जाता है और आप एक अपराइट पोजीशन में नहीं होते, आपको गर्ड होने के चांसेस भी हो सकते हैं, यानी कि खाना खाया हुआ आपको लगता है लेटते हैं तो फ्लो बैक कर सकता है, वो आपको आपके थ्रोट में आ सकती है उसकी फीलिंग, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग भी इंड्यूस हो सकती है। तो बेहतर यही है कि आप सुबह अर्ली फर्स्ट हाफ में ये कंज्यूम करें। ठीक है ईश्वर, बल्कि हम इस पर मजीद ही बात करेंगे। व्यूज छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फ्रूट के बारे में जो कि गर्मियों का कहता है कि किंग होता है,
आम के अलावा, जिसको हम तरबूज कहते हैं। तो गर्मियों का बादशाह तरबूज है वो आ गया हुआ है, और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हमें बता रही ईशल साकिब। ईशल, बालों के हवाले से, स्किन के हवाले से, और कहते हैं ना कि एंटी रिंकल्स हैं आपको, या आपको इन्फ्लेमेशन है, तो तरबूज कितना हेल्प करता है, या बाल गिर रहे हैं तो? अच्छा, वाटरमेलन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्किन के साथ। फ्रूट्स में जो है ना, ये वाहिद फ्रूट है जो जिसकी पील्स भी लगा ले तो आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है, जिसको खा लें तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत ज़्यादा लोग, आपने देखा होगा, कोलेजन शॉट्स लेते हैं, कोलेजन पाउडर्स लेते हैं, तो हमारी बॉडी में क्योंकि नेचुरली कोलेजन मौजूद होता है और कुछ इस तरह की चीज़ें होती है जो उसे एक्टिवेट कर देती है, तो वाटरमेलन इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। तो आपके कोलेजन स्टोर्स जो है उनको एक्टिवेट कर देंगी, आपकी स्किन को टाइट रखेगा, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा प्लम्प्ड इफेक्ट आएगा, हाइड्रेटेड इफेक्ट आएगा। बहुत ज़्यादा लोग आपने देखे होंगे जिनकी स्किन शाइन करती है, ऑटोमेटिकली नेचुरली ही शाइन करती है, उनको हाइलाइटर्स और वो मेकअप प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। उसकी एक मेजर वजह ये होती है कि उनकी डाइट्स बड़ी एम्पल होती हैं, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि वो वाटरमेलन और फ्रूट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी आप फ्रूट ईटर देखेंगे जो रेगुलरली फ्रूट खा रहा होगा बचपन से लेकर बूढ़े होने तक, तो उनकी स्किन बहुत यूथफुल और बड़ी प्लम्प्ड और ग्लोई होती है। वाटरमेलन का भी यही बेनिफिट है, एक तो इसकी जो पील होती है, जब आप उसको काट लेते हैं, रेड पार्ट को रिमूव कर देते हैं, जो पीछे रेंड रह जाता है, दोनों ग्रीन पार्ट्स जो रह जाते हैं उनको आप अपने बाजू पे, अपने फेस पे स्क्रब करें, और स्क्रब करने के बाद उसको ऑब्वियसली डिस्पोज ऑफ कर दें, थोड़ी देर बाद अपनी स्किन वॉश कर लें। अच्छा। एक तो ये टैनिंग को रिमूव करेगा, सेकेंडली जो उसमें जितने भी बेनिफिशियल एजेंट्स थे, एक तो वाटर, क्योंकि हम वाटर बेस्ड, आपने देखा होगा, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो नेचुरल सोर्सेज से तो बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आप इसको जब स्किन पर रब करेंगे, आप इसमें बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को यूथफुल देखेंगे। सेकेंडली आपके हेयर हेल्थ को बड़ा इंप्रूव कर रहा होता है ये, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे बालों में जो ड्राइनेस होती है ना, वो सिर्फ हमारे सुपरफिशियली कुछ लगाने से ठीक नहीं होती। जब हमारी डाइट अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी हेयर हेल्थ इंप्रूव होती है। बिल्कुल। तो विटामिन सी इसके अंदर है, इसके अंदर फॉस्फोरस है, इसके अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मैग्नीशियम से मुझे याद आया कि जो बहुत सारे एथलीट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है वाटरमेलन। अच्छा, क्योंकि बहुत ज्यादा के लिए कैसा है, जिनको सर की बहुत दर्द रहती है, बहुत दर्द होती है, कहते हैं कि मैग्नीशियम लेनी चाहिए, उनको देनी चाहिए, तो उनके लिए कैसा है? अच्छा, बिल्कुल। जो जिनके सर में बहुत दर्द होती है ना, उन्हें मैग्नीशियम इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम हमारे मसल्स को रिलैक्स करती है। मसल्स को रिलैक्स करने से क्या होता है कि हमारे एक तो स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, सेकेंडली हमें बहुत अच्छी नींद आती है। तो नींद आना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप वाटरमेलन या इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसमें मैग्नीशियम का कंटेंट अच्छा होता है, तो एक तो वो मसल्स को रिलैक्स करते हैं, स्पेशली आफ्टर हैवी एक्सरसाइजेज, जब बहुत ज़्यादा आपकी विगरस एक्सरसाइज है, आप जिम जाते हैं, वैसे ही आप रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, आपकी वैसी रूटीन हेक्टिक है, तो आपके मसल्स को एक तो वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करके रिलैक्स कर देगा। उसके बाद क्या होगा, जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा, आपके सर में दर्द नहीं होगी, आपको बॉडी एक्स नहीं होंगी, आपकी बॉडी ओवरऑल रिलैक्स रहेगी और आपको बड़ी अच्छी नींद आती है। तो मैग्नीशियम का ये रोल है इस चीज़ में। बाकी स्किन की अगर बात की जाए तो हमारी आंखों से लेकर हमारे हर ऑर्गन को पानी की तो ज़रूरत होती है, लेकिन आइज़ को स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो टेस्ट करवाते हैं आइज़ रिलेटेड, एट टाइम्स डिसरप्टेड आए, डॉक्टर्स आपको कह देते हैं कि आप थोड़ा सा पानी पी के आएँ, एक हफ्ते बाद चेक कराएं। पानी का हाइड्रेशन का इतना बड़ा रोल होता है कि जो नेगेटिव टेस्ट आए होते हैं वो बेनिफिशियल हो जाते हैं, कि पानी का कंटेंट इतना मैटर करता है। स्पेशली जो आई ड्राइनेस के पेशेंट्स हैं या बहुत सारे आई रिलेटेड मसले आते हैं, तो उनमें पानी की एक तो बड़ी इंपॉर्टेंस है। दूसरा कि वाटरमेलन जो समर्स में स्पेशली क्योंकि बहुत डिहाइड्रेट हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों के टीयर डक्ट्स कंट्रोल नहीं होते, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल टीयर्स डालते हैं, तो उसमें आप नेचुरली भी ले सकते हैं वाटरमेलन, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। अच्छा, इसका जूस बनाने का तरीका क्या होता है? हमने देखा है कि लोग इसको पानी में ऐड करके जूस बनाते हैं, तो इज इट गुड कि पानी के बगैर ही बनाना चाहिए? अच्छा, वाटरमेलन जूस में ये कि आपको थोड़ा सा पानी का कंटेंट डालना पड़ता है। उसकी एक वजह ये क्योंकि ब्लेंडर में वो ब्लेंड नहीं होगा अनटिल अनलेस उसमें थोड़ा सा लिक्विड का पोर्शन हो। अगर आपको बिल्कुल ये कि आपने पानी बिल्कुल ही नहीं लेना है, अगर आप मिथ्स पे बिलीव करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा वाटरमेलन को हाथ से स्क्वीज करके या थोड़ा सा स्क्वीजर से देन आप ब्लेंडर में डालें, सो दैट उसकी मोबिलिटी बेटर हो। जब मोबिलिटी बेटर होगी तो वो पानी ही है, वो फौरन से आपका एक स्लश टाइप बन जाएगा। अच्छा, इसको आपने जूसर में नहीं डालना। जूसर में एट टाइम्स क्या होता है, कैरेट जूसर या जो एप्पल जूसर होता है हम उसमें डाल के उसकी रिमूव कर रहे होते हैं, फाइबर निकल जाता है। इस वाटरमेलन जूस को पर्टिकुलरली आपने ब्लेंडर में बनाना है, और बनाते भी लोग ब्लेंडर में हैं।
उसकी एक ये होगा कि उसके अंदर जो सीड्स होते हैं ना वो भी ब्लेंड हो जाते हैं, तो वो भी बड़े बेनिफिशियल होते हैं। तो ब्लेंड होके बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग होता है, बहुत रिफ्रेशिंग होता अच्छा, है। नमक डालना चाहिए अगर जब भी आप स्मूदी बनाते हो तो उसमें नमक ऐड करना चाहिए? बिल्कुल नमक ऐड कर सकते हैं आप, ब्लैक सॉल्ट आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स में चीनी और नमक दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। तो नेचुरल शुगर्स तो वाटरमेलन के अंदर होती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे तो एक तो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, और आपको जो एक होती है ना बॉडी में पानी रिटेन करता है, जब थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दे तो वो रिटेन करेगा उसके अंदर। तो हाँ, अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप ना लें, आप उसमें पोटेशियम क्लोराइड डाल दें। अच्छा, कुछ इलाकों में मैं बताती हूँ इनिशियल के आई वेंट और मैंने देखा कि लोग तरबूज के छिलके की सब्जी बनाते हैं, उसकी सब्जी खाई जाती है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि इसका छिलका भी बहुत बेनिफिशियल है, और मुझे याद है कराची में तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, तरबूज के छिलके काट के उसको सालन में ग्रेवी बनाते हैं पूरी, उसकी रोटी के साथ लोग खाते हैं। बिल्कुल, इसकी ग्रेवी बनाते हैं और ये बहुत बेनिफिशियल है। अगेन मैंने बताया जो उसका आउटर पार्ट होता है वो रिंड कहलाता है। तो रिंड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है मेल हेल्थ के लिए, तो और फीमेल हेल्थ के लिए भी ऑब्वियसली। तो उसके अंदर सारी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेट करके गई होती है, प्लस उसका टेक्सचर बड़ा अच्छा होता है। और आपको पता है जो वाटरमेलन का जो अंदर वाला पार्ट होता है, रेड वाला पार्ट, उसको भी यूज किया रहता है। उसको ऑब्वियसली उसको डिहाइड्रेट करके उसका जो बड़ी मशी सा टेक्सचर हो जाता है, उसको भी डिफरेंट कुजीन्स में यूज किया जाता है खानों में। ड्राई वाटरमेलन भी मिलते हैं, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड मिल रहे होते हैं आप, तो वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। अच्छा, लेकिन बच्चे नहीं खाते, सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ के बच्चे फ्रूट नहीं खाते, बहुत कम खाएंगे। मैंगोज खा लेंगे, बहुत होगा, बचपन से उनके मुंह में बनानाज किसी ना किसी फॉर्म में दे देते हैं, लेकिन इस तरह की चीज जिसमें आपको वाटरमेलन्स हैं या मेलन्स हैं, बेरीज हैं, वो लोग नहीं खाते। कैसे उनकी तरफ लगाया जाए उनको फ्रूट की? अच्छा, वाटरमेलन इन जनरल मैंने देखा बच्चों को वैसे पसंद होता है, वैसे ही जिनको नहीं पसंद उसमें ये कि बच्चों को अट्रैक्ट करने की कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। आप डिफरेंट शेप्स कट करें। अब कुकी कटर्स होते हैं, वो सिर्फ कुकीज़ के लिए ना यूज़ करें, वो आप फ्रूट्स को लेके आप उनको ऑब्वियसली पील कर लें, उसके बाद कुकी कटर से उनकी शेप्स कट कर दें। और जो स्टिक्स होती हैं, जो शाशलिक स्टिक्स जिन्हें कहते हैं, आप उनके अंदर उसको जो है वो लगा के फ्रूट्स दें। राउंड भी हो सकते हैं, बिल्कुल बीड लाइक अपीयरेंस, इस तरह राउंड आप स्कूप आउट करके उसके अंदर डाल दें। थोड़ी सी एफर्ट है, लेकिन जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते वो इस तरह की फॉर्म में लाजमी खा लेंगे। या फिर आप ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सब बनाना है, नहीं खाते बच्चे तो आप बनाना ब्रेड बना के दे दें, तो वो बच्चों को वैसे ही मीठा पसंद होता है और केक लाइक सब्सटेंस तो वैसे ही पसंद होता है, तो वो खा लेंगे। इस तरह एप्पल है, एप्पल नहीं खाते तो एप्पल पाई बना दें, वाटरमेलन नहीं खा रहे तो वाटरमेलन जूस बना दें। तो इस तरह आप उसकी शेप और फॉर्म को थोड़ा सा ऑल्टर कर लेंगे तो बच्चे बहुत शौक से। अच्छा, वाटरमेलन स्टिक्स के साथ आइसक्रीम्स भी बनती हैं, वो आप उनको जो है किसी न किसी फॉर्म में आप फ्रीज करके स्टिक्स के साथ लगा के देते हो, तो ऑब्वियसली वाटर कंटेंट बीच में है, मजीद उसमें आइसिंग हो जाएगी। इज इट गुड और इज इट बैड? अच्छा, बहुत ज़्यादा सेफ रेंज ये होती है कि थोड़ा सा पानी का कंटेंट ऐड करें, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसका स्वीटनेस का एलिमेंट चला जाएगा। तो उसमें बेहतर ये है कि आप पानी डालें पॉप्सिकल्स में, लेकिन बहुत कम, जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा पानी जस्ट इसलिए कि वो मोबिलिटी बेटर हो जाए ब्लेंडर की। और आप इसके पॉप्सिकल्स, बड़ा अच्छा आइडिया है, पॉप्सिकल्स आप दें। उसमें अगर आपने बहुत ज़्यादा ये करना है कि आपको बच्चे को बहुत ठंडा ना लगे और बहुत पानी भी ना हो, तो थोड़ा सा जेलेटिन पाउडर ऐड कर दें, थोड़े से गर्म पानी में मिक्स करके, तो वो एक जेली लाइक सब्सटेंस बन जाएगा। बच्चे जो नहीं खा रहे वो खा लेंगे। इस तरह ही फालसा वगैरह भी है, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा कंपनीज ने अब स्टार्ट कर दिए लो कैल पॉप्सिकल्स। वो क्या है, नेचुरल फ्रूट जूसेस होते हैं या फिर ब्लेंडेड फ्रूट्स होते हैं, एट टाइम्स फाइबर भी रिटेन उन्होंने रखा होता है और पॉप्सिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप ये घर में भी बना सकते हैं, फालसे का भी बना सकते हैं, वाटरमेलन का बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। जो बच्चे स्कूल से आते हैं, एट टाइम्स गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उनके फेसेस रेड हुए होते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है, 2 AC वाली गाड़ी में जाएं या आएँ, लेकिन फिर भी एक थकावट के बाद एक फैक्टर होता है कि आपकी बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये पॉप्सिकल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्लस आपने देखा होगा कि मैंगो सागो या फिर वाटरमेलन सागो या स्ट्रॉबेरी सागो बहुत ज़्यादा खाया जाता है। उसमें क्या होता है, टेपियोका पर्ल्स होते हैं जिसे हम साबुदाना भी कहते हैं। तो उसके साथ आप वाटरमेलन थोड़ा सा स्कूप आउट करके, थोड़ा पानी ऐड करके ऑब्वियसली उसको आप दें बच्चों को, तो बड़ा मजे का लगता है। फ्रूट बोल्स भी बन जाते हैं, हम उसको सारा स्कूप कर देंगे, फ्रूट ऐड करके, जेली ऐड करके, बहुत अच्छा लगता है। और जब आप दावतों वगैरह में उसको जब आप स्लाइस करके रखें तो दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच ईशल, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आज हमने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात की, ऐसे फ्रूट के ऊपर बात की है जो कि बेशबहा जो है वो नज़र आता है, मगर कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, कौन कौन से फ़ायदे लेने हैं,
तो आज हमने इस पर डिस्कस किया है और आपको ये भी बताया कि कौन कौन से मरीज़ जो हैं वो उसको कितना खा सकते हैं, कैसे बालों के लिए बेहतर है, स्किन के लिए बेहतर है, कैसे आपकी इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन हो सकती है। तो व्यूज़ छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स पीएसएल के हवाले से बात करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग 11 का जो मेला है खूबसूरत और आबोताब के साथ सज गया है। शायकीन क्रिकेट को इजाज़त दी गई है कि वो क्रिकेट स्टेडियम का रुख करें। कितनी खुशाइंद बात है और आपको पता नहीं है कि कितने मैसेजेस आ रहे हैं कि किसी तरीके से उनको टिकट मिल जाए, और टिकट के हवाले से bookme.com पे जाके वो अपने टिकट परचेज भी कर सकते हैं और अगर उनके कहीं असर रसूख हैं तो उनसे पासेस भी ले सकते हैं। आज का मैच जो है वो बहुत ही कहते ना कि मज़ेदार किस्म का होने वाला है, क्योंकि आज का मैच है मुल्तान सुल्तान वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। तो देखना यह है कि फाइनल में रसाई कौन हासिल करेगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। जो आज का मैच जीतेगा वो फाइनल को संडे वाले दिन जो है पेशावर ज़ल्मी के साथ खेलेगा। आज हम इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या खोया, क्या पाया, और PSL 11 वाकई दुनिया और शायकीन क्रिकेट की नज़रें जिस पर लगी हुई थी उसने अपना जो इमेज है, अपनी स्टेबिलिटी है बरकरार रखी, और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी खदशात की बिना पर जो है शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम्स का रुख नहीं करने दिया गया। क्या ये चीज़ ठीक थी कि इसको मज़ीद जो है डेट्स आगे कर देनी चाहिए थी? हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी। आई वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम अहमद। जी वालेकुम अस्सलाम। हिना कैसी हैं आप? ठीक ठाक अहमद, मैं ठीक हूँ, आप बताएं हाउ हैव यू बीन और हाउ वाज द PSL? ऑल गुड, आई हैव बीन गुड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड PSL जैसी भी थी हम सबके सामने ही है। इनिशियली तो क्योंकि PSL 11 जैसे है भी तो थी, मैं ये मतलब जैसे भी थी का क्या मतलब है अहमद? इसका मतलब है कि आप अभी भी तक कंटेंटमेंट नहीं है, आप मुतमईन नहीं है, क्या हुआ? देखें, मैं वही बता रहा था कि ये PSL 11 थी और PSL 11 से एटलीस्ट मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 टीम के लिए 11 मिलेगी, लेकिन वो 11 तो अभी तक ऐसा नहीं मिली। अलबत्ता 11 कंट्रोवर्सी जरूर मिल गई। अगर आप देखें जिस तरह से PSL कराई गई बगैर क्राउड के, ऑल तो इस खत्ते में ठीक है टेंशन हैं, लेकिन इंडिया में भी लोग जाके IPL देख रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो आई थिंक कि जो क्राउड का ना होना, फिर और बहुत सारी चीजें ऐसी थी इनिशियली। अगर आप ब्रॉडकास्ट की क्वालिटी देखें वो बड़ी अजीबोगरीब थी। फिर प्लेयर्स की जो कंट्रोवर्सीज आती रही, किसी पे जुर्माने हो रहे हैं, कोई बॉल टेम्परिंग कर रहा है, कोई होटल में लड़ रहा है सिक्योरिटी स्टाफ से, तो आई थिंक कि वो चीजें थोड़ी सी नेगेटिव थी। लेकिन जैसे जैसे PSL आगे बढ़ता गया आई थिंक कि चीजें सेटल डाउन भी होती गई, इम्प्रूवमेंट भी आती गई। आपको पता है कंट्रोवर्सीज के बगैर तो कोई चीज़ ऐसे होते हैं कि हाईलाइट ही नहीं होती। बॉल टेम्परिंग का इशू आया, फ़खर जमान साहब को जुर्माना आयद किया गया, उसके साथ साथ होटल मैनेजमेंट का क्या सीन था, खबर आई थी और एकदम से गायब हो गई। देखिए, होटल मैनेजमेंट का ये सीन था कि सिकंदर रजा के कुछ गेस्ट थे जो कि रात 10 बजे के बाद उनके रूम में जाना चाहते थे। कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो क्रिकेट लीग खेल रहा है या इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, ये एक रूल है पूरी दुनिया में ही कि आपका 10 बजे कर्फ्यू टाइम लग जाता है। अगर आप होटल से बाहर हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप 10 बजे अपने रूम में हो और 10 बजे के बाद कोई आपके रूम में आके आपको नहीं मिल सकता। तो खैर सिकंदर रजा बजिद थे कि नहीं मेरे गेस्ट आएंगे रूम में। मीनवाइल उन्होंने शाहीन से बात की, शाहीन आए तो वो थोड़ा सा उलझ पड़े कि भाई आप कैसे रोक सकते हैं गेस्ट को, तो वो जबरदस्ती मेरे ख्याल में ले गए। फिर उस वजह से मतलब काफी वो मामला हाईलाइट हुआ। तो लाहौर की क्योंकि टीम वो ऑनर्स जो हैं वो अपनी टीम को फैमिली कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि शाहीन के खिलाफ कोई सख्त एक्शन हो हम खुद ही शाहीन पे 10 लाख का जुर्माना लगा देते हैं। अब वो जुर्माना उसने पे किया या नहीं किया या वो उसको बाद में वापस मिल जाएगा, ये अब आपको क्या पता या मुझे क्या पता। तो बहरहाल ये मामला जो है वो कंट्रोवर्सीज इसी तरह सॉन चलती रही। और अब क्यों नहीं डिसिप्लिन में आ सकी बिसाइड्स द फैक्ट कि उनकी की सेट जो है उनकी परफॉर्मेंस जो अफेक्टेड थी, या उनका जो कहते हैं ना कि स्किल सेट के ऊपर हम बात हमेशा हमने की है, स्किल्स के अलावा हमने कभी कोई बात नहीं की।
तो डिसिप्लिन का क्या मसला है इस टीम के अंदर, क्योंकि पहले भी आपको पता है पिछले कई सालों में, नॉट नेमिंग क्रिकेटर बिकॉज आप बेहतर बता सकते हैं कि बायोसिक्योर बबल के हवाले से आपको पता है कितनी ज़्यादा इसके ऊपर थी कि बायोसिक्योर बबल ड्यूरिंग द कोविड जब मैचेस होते थे और प्रॉपर तरीके से जो है क्वारंटीन होता था, बायोसिक्योर बबल के तहत आप ना प्लेयर से मिल सकते थे और ना ही आप किसी न किसी रूम में या किसी उनके जहाँ भी उनका पड़ाव पड़ता है वहाँ आप रसाई हासिल कर सकते थे। तो हम लोग क्यों डिसिप्लिन तोड़ते हैं, क्या वजह है? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ एजुकेशन तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये पूरी दुनिया में ही होता है कि प्लेयर्स, मेजॉरिटी प्लेयर्स अपनी एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पाते। लेकिन मुझे हैरत ये होती है कि लैक ऑफ एक्सपोजर तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप पूरी दुनिया घूमते हैं, आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो आपके अंदर खुद ब खुद इतनी अकल होनी चाहिए कि हमने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कैसे करना है। लेकिन हमारे प्लेयर्स की मिसाल है कि नाम बड़े दर्शन छोटे, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, अपने आप में इन्होंने दिमाग में बिठाया हुआ है जैसे हम दुनिया में सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं और हमसे बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है। और परफॉर्मेंसेस जो हैं इनकी वो आपके सामने है कि लास्ट जो आईसीसी इवेंट में हम जो प्ले ऑफ्स में पहुंचे थे वो भी जमाना हो गया, साल गुजर गए हैं। तो अब तो हम मतलब यूएस से जीत जाएं या नीदरलैंड से जीत जाएं तो हमें वो भी लगता है कि बहुत बड़ा कोई हमने मार लिया है। तो आई थिंक ये प्लेयर्स को बिठा के समझाने की जरूरत है, इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। पीसीबी जहां इनको 50-50, 60-60 लाख रुपया देता है, 50 लाख के बजाय 45 लाख दे 5 लाख रुपया इनकी ग्रूमिंग और काउंसलिंग पे लगा दे। तो मेरे ख्याल में जब तक वो नहीं होगी तो इन लोगों को भी अकल नहीं आनी, और खुद तो इनमें खैर इतनी कोई सेंस या एबिलिटी है नहीं कि ये खुद कोई अपनी ग्रूमिंग के पे काम करे। मुझे हैरत ये होती है कि अगर आप 90s के प्लेयर देखें, उस वक्त ना इतना सोशल था ना कुछ था। शुएब अख्तर हो, शाहिद आफरीदी हो, वसीम अकरम हो, इंग्लिश अगर बोलते हैं तो प्रॉपर तरीके से बोलते हैं, वो भी ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका भी इतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन क्योंकि उनके अंदर एक चाह थी कि हम क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे compete कर रहे हैं, हम सीखें चीजों को, इंग्लिश बोलनी सीखें या ओढ़ना बिछोड़ना सीखें, कपड़े पहनें। आप उन लोगों की ड्रेसिंग सेंस देखें और इनकी देखें। ये तो जब कपड़े भी पहनते हैं हमारे मौजूदा क्रिकेटर्स, तो वो बचपन में हम रंग बिरंगे चूजे नहीं लेते थे, ये बस वो बन के घूम रहे होते हैं। तो ना इनको कपड़े पहनने का पता है, ना इनको बोलने का पता है, परफॉर्मेंस इनकी नहीं है। पता नहीं क्यों अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं। सोशल मीडिया के दौर के होने के बावजूद अगर आपकी ग्रूमिंग जीरो है तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, आपने बिल्कुल बात की है कि जब आपकी सेरेमनीज होती हैं उसमें आपको आके जो है थोड़ा सा अपने स्किल सेट के ऊपर बताना होता है, या मैच एंडिंग सेरेमनी में आपको पता है ये जब हमारे प्लेयर्स आते हैं तो ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज़ द बैरियर, बट दे कैन स्पीक इन उर्दू। Why do they try, being an analyst, मैं आपसे पूछ रही हूँ, why do they try to impose an accent and to make an accent जो कि नहीं है? हम सब, हमारा जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है, हम फ़ख्र से उर्दू बोलते हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है कि आप उर्दू में बात करें? आपकी ऑडियंस उर्दू की है। देखें, जब आपको इंग्लिश ना आती हो ना तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ हमारी जुबान उर्दू है इसलिए हम फ़ख्र से उर्दू बोलते हैं। अदरवाइज अगर आप देखें पूरी दुनिया में प्लेयर्स अपनी ग्रूमिंग पे काम करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि यशस्वी जायसवाल एक इंडिया का प्लेयर है, वो पानी पूरी की रेडी लगाता था क्रिकेट में आने से पहले। उसकी अगर आप इंग्लिश देखें और हमारे प्लेयर्स की देखें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। मैं यही चीज कह रहा हूँ कि 90s के प्लेयर्स की पे हैरान होता हूँ कि कैसे उन्होंने अपनी ग्रूमिंग की, कैसे उन्होंने ये इंग्लिश बोलना सीखा या ये सारा कुछ। अब हमारी इस वक्त मौजूदा टीम का सबसे बड़ा बैट्समैन कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम की इंग्लिश क्या है? डेफिनेटली, यस, नो, दैट्स इट। इसके अलावा उसको कोई चीज नहीं आती। रिजवान है, उसको मोमेंटम आता है, दैट्स इट। तो कहने का मकसद ये है कि ये इन लोगों को ना थोड़ा सा खुद इंटरेस्ट लेना चाहिए। ठीक है आपकी बात के हाँ अगर आपको नहीं आती आप उर्दू में बोल लें, साथ एक ट्रांसलेटर बिठा लें, लेकिन मैं कहता हूँ क्यों? जब बाकी दुनिया सीख रही है, जब बाकी दुनिया अपनी ग्रूमिंग पे खुद काम कर रही है, तो आप लोग अपनी ग्रूमिंग क्यों नहीं कर सकते? अहमद, वो स्किल सेट पे काम करें, वो ग्रूमिंग पे काम करें, वो डिसिप्लिन पे काम करें, वो और मसाइल पे काम करें। वो कहाँ काम करें? उन्होंने अपना स्किल भी तो देखना है ना। देखें ही ना, मेरी बात सुने,
मैं फिर वही बात करूंगा कि 90s के प्लेयर्स हैं, उनकी ग्रूमिंग भी इनसे बेहतर, उनकी परफॉर्मेंसेस भी इनसे बेहतर, उनका स्किल सेट भी इनसे बेहतर, उनके पास सोशल मीडिया की फैसिलिटी भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो हर लिहाज से इनसे बेहतर हैं तो ये पीछे क्यों है? सिंपल सी बात है कि अगर तो देखें ना, स्किल की जो आप बात कर रही हैं ना कि स्किल पे ध्यान दें, या तो इन्होंने हमें 3-4 वर्ल्ड कप जिता दिए हो तो मैं कहूँ वाह 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 वाह, बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने काम किया अपनी स्किल के ऊपर। इसलिए क्या क्या करें, कहाँ से अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दें, कहाँ से अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, या और सारी चीजें करें। हमने जीता भी कुछ नहीं, आप ना हमारे जख्मों पे नमक ना छिड़के, आज बात करते हैं मैच के हवाले से। पीएसएल आपको पता है पेशावर ज़ल्मी फाइनल में चला गया है, क्वालिफाई कर लिया है। आज का मैच मुल्तान सुल्तान वर्सेस हैदराबाद किंग्स में है। क्या देखते हैं, कौन जीतेगा, किसके ज़्यादा जो पोजीशन है वो मुस्तहकम नज़र आ रही है, और संडे को हम किसको देख रहे हैं फाइनल्स में? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल में इस पीएसएल का जो मेजर हमें बेनिफिट मिले हैं वो सबसे बड़ा ये है कि बाबर आजम इन फॉर्म आ गए हैं, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैटर है। और T20 वर्ल्ड कप के बाद ये डिबेट हो रही थी कि या तो वो खुद T20 से रिटायरमेंट ले ले या फिर उसको ड्रॉप कर दिया जाए टीम T20 से परमानेंटली या फॉर द लॉन्गर पीरियड। लेकिन अगर आप अब उसकी परफॉर्मेंस देखें तो जो उसने अपनी हॉट फॉर्म में जिसमें वो है, तो वो डिबेट ही क्लोज हो गई है। और अब तो लोग ये बात कर रहे हैं कि वो बैटिंग उसकी जिस तरह की है उसको ना सिर्फ T20 टीम का हिस्सा होना चाहिए। अगर हम एक तरफ बाबर आजम की पीएसएल की कप्तानी देखें और सलमान अली आगा की कप्तानी देखें, तो बाबर कप्तानी अब काफी इम्प्रूव्ड है। तो बहुत सारे लोग तो इस पे भी बात कर रहे हैं कि उसको कप्तान भी बना देना चाहिए। दूसरा प्लस मैं ये देखता हूँ कि फखर जमान का दोबारा फॉर्म में आना, आई थिंक के टॉप 3 में है वो इस वक्त, रन स्कोरर में या टॉप 5 में तो हैं एटलीस्ट। फिर फरहान, साहिबजादा फरहान। जी, अब कहने का मकसद ये है कि ये 3 जो आपके प्राइम बैट्समैन है ना, जो टॉप 3 हैं, ये तो आपके आगे जबरदस्त फॉर्म में, आपको एक ये फायदा है। दूसरा, पेशावर ज़ल्मी के 2 बॉलर्स हैं, बासित और अली रजा। इनकी अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग, तो हमें एटलीस्ट 2 फास्ट बॉलर मिले हैं पेशावर ज़ल्मी की फ्रेंचाइज से। अनफॉर्चुनेट बात यह कि पाकिस्तान को कहा जाता है कि लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स या फैक्ट्री ऑफ फास्ट बॉलर्स, तो हर फ्रेंचाइज से एटलीस्ट एक 2 यंग फास्ट बॉलर्स हमें मिलने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ एक फ्रेंचाइज से 2 फास्ट बॉलर्स मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। बाकी सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो वो इस वक्त टॉप विकेट टेकर है। उसकी पहले भी हम बात कर चुके हैं कि परफॉर्मेंस के बावजूद आपने उसको निकाला क्योंकि आपने शादाब प्लेयर को सिक्योर करना था। इमर्जिंग एशिया कप में भेजा टॉप विकेट टेकर, प्रेसिडेंट कप में टॉप विकेट टेकर, और उसने जहां जहां आपने उसको खिलाया टॉप विकेट टेकर, अब पीएसएल में भी वो टॉप विकेट टेकर है। सो सिर्फ अब भी अगर उसको आपने सिलेक्ट नहीं करना तो मेरे ख्याल में उसकी सीवी में एक चीज नहीं है कि वो किसी एक्स क्रिकेटर का दामाद नहीं है, बाकी परफॉर्मेंस तो उसकी इतनी जबरदस्त है कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पार्ट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव्स हैं। अब क्राउड भी आया है प्ले ऑफ में, और कल का जो मैच हुआ है खास तौर पे पेशावर ज़ल्मी का जिसमें बाबर आजम ने 100 किया है, आई थिंक ये जो इस तरह का जो मैच है वो पीएसएल की खूबसूरती है और लीग्स को उठाता भी है और बड़ा उसकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ाता है एज कम्पेयर टू कंट्रोवर्सीज, क्योंकि कंट्रोवर्सीज जो है वो काफी डिप ले जाती हैं इस तरह के टूर्नामेंट को। और एक चीज और कि जो क्राउड वाला फैसला है ये जिसका भी था बड़ा पैथेटिक और ब्लंडर था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस की वजह से ऑलरेडी अगर आप देखें ना बहुत सारे लोग क्रिकेट से डिस्कनेक्ट कर चुके थे। अब जो लोग पीएसएल के जरिए क्रिकेट के साथ कनेक्टेड थे, आपने क्राउड को ना बुला के स्टेडियम में उन लोगों को भी पीएसएल, बिल्कुल बिल्कुल, और मोमेंटम भी नहीं बन पाता ना। आप पता है एक प्लेयर का मोमेंटम तभी बन पाता है जब ग्राउंड खचाखच भरा हो और वो परफॉर्म कर रहे हो। थैंक यू सो मच अहमद कुरैशी, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन पीएसएल। व्यूअर्स, आज देखना है कि मैच कौन जीतेगा, हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, फाइनल में रसाई कब हासिल होगी, और संडे को हम देखेंगे पीएसएल का फाइनल जो कि रंगारंग तकरीब के साथ जो इख्तिताम पर पहुंचेगा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, यू हैव टू स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स आज हम इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि आपके फेवरेट सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे। मेकअप ब्यूटी टिप्स आज हम देने वाले हैं। तमाम ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं आज खुश हो जाएं, बिकॉज आज हम आपको बताएंगे कि समर ग्लोई लुक आपने कैसे लेकर आनी है। और जिनकी शादियां गर्मियों में होती हैं स्पेशली, क्योंकि पूरा साल ही शादियां रहती हैं, मगर गर्मियों के जो 3 महीने होते हैं, जो खातून जो ख़वातीन जो हैं वो ब्राइड्स बनती हैं, उनको कौन सा मेकअप करना चाहिए, कितना मेकअप करना चाहिए, स्किन के मुताबिक अपनी स्किन के हवाले से रूटीन कैसी करनी चाहिए ताकि मेकअप जो है समझ में बेरकेकी ना लगे, लुक ख़राब ना हो, आपके मेकअप जो है उस पर क्रैक्स ना आए। और भी आज हम आपको बहुत सी टिप्स देंगे, और ख़ास तौर पे वो जो ख़वातीन जो चाहती हैं कि घर बैठे बैठे उनको पार्लर वाले मेकअप की लुक मिल सके, और वो भी आज हम हमको बताएंगे। और हमें ज्वाइन किया है आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट विकी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे विकी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। विकी, आपकी पिक्चर्स भी माशाल्लाह चल रही हैं हमारी स्क्रीन पर, आपकी मज़ेदार किस्म की ब्राइड्स जो आप बनाते हैं। Thank you। आपने मेरे शूट्स भी बहुत किए हुए हैं। जी जी। और विकी, आपका मेकअप जो होता है वो नेचुरल भी होता है, और आईज बहुत प्रोमिनेंट आप करते हैं जी। और लिप्स को आप बहुत सटल करते हैं। जब भी मैंने आपके मेकअप्स देखे हैं तो हर मौसम के हिसाब से मेकअप करते हैं कि आप ब्राइड की शक्ल देख के, फेस का लुक देख के जो है वो मेकअप करते हैं? है ना, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारी स्किन जो है उस पर हमारी सबसे पहली जो चीज़ होती है वो स्किन पे हमारी नज़र जाती है। सेकंड थिंग जो होती है वो पर्सनैलिटी पे जाती है, फेस पे जाती है कि ब्राइड की आइज़ जो है उस पर हम कितना मेकअप कर सकेंगे, आई लुक कैसे डिफ़ाइन कर सकेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हम डिसाइड करते हैं कि स्किन जो है वो उस पर हैवी बेस चाहिए या उस पर थिन बेस चाहिए, या उस पर लिक्विड चाहिए, या उस पर टीवी स्टिक चाहिए। तो इस तरह करके सबसे पहले जो है हम क्लाइंट की स्किन देखते हैं। जो भी हमारे पास लड़कियां ब्राइड बनने के लिए आती हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम जज करते हैं उनके फीचर्स को, उनकी स्किन को। तो फिर जो है हम उस पर मेकअप करते हैं। सम टाइम होता है कि आपको पता है कि आजकल की डिमांड थी कि बहुत ही लाइट बेस, लेकिन आपको पता है शुरू ज़माने से अब तक जो है वो टीवी स्टिक का और हैवी मेकअप का जो है वो टाइम चल रहा होता है। देखिए, डिपेंड करता है कि हमारा ओकेजन क्या है। हम टीवी स्क्रीन के लिए मेकअप कर रहे हैं, हम फोटोशूट के लिए मेकअप कर रहे हैं, हम सिर्फ ब्राइडल शूट के लिए मेकअप कर रहे हैं, या हम रियल लाइफ में कोई इवेंट के लिए मेकअप कर रहे हैं, या पार्टी मेकअप कर रहे हैं, या हम ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, या वलीमा मेकअप। सारे मेकअप की जो कैटेगरीज हैं वो सारी डिफरेंट होती हैं। डिपेंड करता है कि आपको जो है वो हमने कौन सा मेकअप देना है। अब सम टाइम होता है कि बहुत ही फाइन स्किन आ जाती हैं, उस पर हम बिल्कुल मिनिमाइज बेस यूज़ करते हैं, लिक्विड यूज़ करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि लाइट सा बेस यूज़ करने के बाद पाउडर कर देते हैं और ब्लश एंड कंटूर ऑल ओवर पूरा मेकअप होता है। लेकिन बेस जो है बिल्कुल थिन होती है, जैसे आपने कोई घर में लोशन लगाया हो या आपने कोई क्रीम लगाई हो, इस सेंस में जो है वो हम। विकी, 2026 का कौन सा ट्रेंड जो इन है, क्योंकि हर साल एक ट्रेंड होता है, टेराकोटास भी इन थे, बारबी ग्लैम इन हुआ था, उसके बाद ग्लोई मेकअप इन हुआ था, और इस साल 2026 समर का कौन सा ट्रेंड जो है वो इन है? देखें, है ना, डिपेंड करता है वेदर पे कि हमारा जो आज इस साल में जो है, क्योंकि मुझे देखने में आ रहा है कि गर्मी जो है वो शिद्दत पकड़ेगी, थोड़ी सी इख्तियार होगी, गर्मी जो है ना तेज़ होना शुरू हो जाएगी। उसमें हम ये देखते हैं सबसे पहले कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, हमारा जो वेदर है वो क्या कहता है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि मेकअप जो है हमने क्या करना है। आई मेकअप पे हम बात अभी नहीं करेंगे, आई मेकअप पे भी हम बताते हैं कि आई मेकअप क्या इन होने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि लास्ट 24 से शुरू हुआ, 26 के शुरुआत तक जो है ग्लिटर बहुत इन रहा, लेकिन आगे जाके जो हमारा जून जुलाई हमारा सितंबर आता है, यहाँ तक जो है वो हम मैट शेड्स के ऊपर जो है वो हम काम करेंगे। अच्छा, शिमर्स खत्म हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। उसका रीजन मुझे जहां तक ये नजर आता है कि जब हम आंखों पे बहुत ज्यादा शिमर डाल लेते हैं, तो जब पसीना, स्वेटिंग या ऑयल रिड्यूस होता है आईज पे, तो जो हमारी शिमर होती है वो क्रैकी होना शुरू होती है और वो फैलना शुरू हो जाती है। और जितनी हमने वो एक ड्रॉ की हुई थी आईज पे, डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट जो लाइनर्स लुक्स होती हैं, वो सारा मैसअप हो जाता है। तो कोशिश यही होगी मेरी कि हम स्पार्कलिंग शेड जो होते हैं, ग्लिटर शेड नहीं, स्पार्कलिंग शेड जो होते हैं वो हम यूज करें। डस्की शेड जिसे कहते हैं, हल्की सी ग्लिटर, बिल्कुल ब्लेंडिंग वाली जो है वो हम यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि गर्मी को देखते हुए अदरवाइज डिमांड है, कुछ लोगों की अपनी ऑन चॉइस होती है कि हमें ग्लिटर मेकअप ही चाहिए, हमें लिप जो है वो भी हमें ग्लॉसी ही चाहिए, हमें मैट पे नहीं जाना। अच्छा, आजकल लिप्स भी बहुत ग्लॉसी चल रहे हैं, ग्लॉस बॉम्ब्स चल रहे हैं। Exactly. जिस तरीके से हम आंखों में ग्लिटर डालते हैं तो उस तरीके से हम लिप्स के ऊपर भी ग्लिटर ऐड कर रहे हैं। एग्जैक्टली देखें, बात वही आ जाती है कि रील्स और ट्यूटोरियल्स को देखते हुए अगर हम फॉलो अप करेंगे तो उसमें ये होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा
लिप पे जो है वो हम ग्लॉस यूज करते हैं, तो गर्मी में आपको पता है सारा ग्लॉस जो है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा, वो फैल जाएगा। तो कोशिश करें कि ड्राई जो है वो लिप्स, अगर आप उसे मैट शेड्स यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि नथ पहनी होती है अक्सर ब्राइड्स ने, तो वो आपको पता है अगर हमने ग्लॉस लगाया तो वो सारी फैल रही होती है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से बेस खराब हो जाती है, तो फिर वो सेटल डाउन नहीं होती। जो सैलून की बेस होती है, जो आर्टिस्ट ने अपनी बेस शेड्स यूज किए होते हैं, वो आपके पास घर पे अवेलेबल नहीं होते। तो कोशिश किया करें कि लिपस्टिक जो है वो मैट यूज करें। अगर हल्का सा आपने ग्लॉस करना है तो सेंटर जो पार्ट होता है लिप्स का, उसमें हल्का सा 1-2 ड्रॉप जो है वो आप उस पे यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइज यूज कर सकते हैं, या आप ग्लॉस यूज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ विकी कि हाइलाइटर्स देने की जरूरत पड़ती है गर्मियों में, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके स्किन से ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो अगर आप ज्यादा हाइलाइटर दोगे तो पूरा मुंह आपका ऐसा लगेगा जैसे आपको पसीना आया हुआ है। देखें, मैंने आपको फिर वही कहूंगा, आईज पे जैसे बात हो रही थी शेड्स की, कि ऑयल रिड्यूस होता है हमारी स्किन से, हमारे पूरे फेस से ऑयल रिड्यूस होना शुरू होता है। आप मेकअप के हाफ आवर्स के बाद आप जब कहते हैं कि मेकअप सेटल्ड होगा, सेटल्ड होने का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो रहे होते हैं, आप एक स्किन के ऊपर लेयर लगा देते हैं, स्किन को ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो स्किन ऑटोमेटिकली जो है वो ऑयल रिड्यूस करना शुरू करती है। अगर हमने बहुत ज्यादा शिमर फेस पे डाला होगा, तो जब हमारे फेस पे ऑलरेडी शाइन नेचुरल आना शुरू हो गई है, उस पे जब हम ग्लिटर डालेंगे तो काला फेस शुरू होगा, क्योंकि लाइटें रिफ्लेक्शन जो है उसको देखते हुए अगर आप मेकअप करते हैं तो आपको खुद आइडिया होना चाहिए, और आपको सबसे बेहतर चीज ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन आफ्टर द टाइम कितना ऑयल रिड्यूस कर रही है। आपको अगर ये चीज आइडिया हो तो आपने कोशिश करना है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ज्यादा आपकी स्किन से ऑयल आता है, तो आपने पाउडर का यूज बहुत करना है। ठीक है, आपने ब्रश के साथ या आपने कॉम्पैक्ट पाउडर लेके उसको अच्छे से डस्ट आउट करके आपने उससे सिर्फ उसको टचअप करना है। अक्सर बेस लगाने के बाद गर्मियों में एक बेस ग्रे हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो क्या बेस में प्रॉब्लम होती है कि हमारी स्किन प्रेप का इशू होता है? देखें, सबसे पहली चीज हाईली रिकमेंडेशन, आज अगर मैं शो में ये चीज कहूंगा देखने वालों को, जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा, सबसे पहले आप अपनी स्किन को जो है वो आप ट्रीट करवाएं। अगर आपकी स्किन के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल आता है, ऑयल कंट्रोल के जो फेस वॉशेज हैं, जो आपकी क्रीम्स हैं, आप वो यूज करें, देन आप मेकअप पे जाएं। अगर कोई ब्राइड्स हैं तो ब्राइड सबसे पहले 1 मंथ पहले ही कंसल्टेशन करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, मेकअप खराब होता है। रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा ही कुछ इंसिडेंट्स हुआ कि ब्राइड की बेस पूरी ऑक्सीडाइज होगी, पूरी उड़ गई। हुआ क्या कि ब्राइड ने 1 डे अगो उसने करवा लिया फेशियल, उसमें ब्लीच प्री ऑक्साइड जो थे वो बहुत ज्यादा यूज किए स्किन पे, जिसकी वजह से स्किन टोटली ड्राई हो गई। जब हमने उस पर मॉइस्चराइज यूज किया, जब हमने उसको हर तरीके से मैनेज किया, वो वक्ती तौर तो मेकअप ठीक रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आपकी जो ड्राई स्किन थी, वो जैसे जैसे लाइट्स पड़ी तो उसने ऑयल रिड्यूस करना शुरू किया, तो बेस जो थी वो पूरी ऑक्सीडाइज होगी। तो ये वाले प्रॉब्लम्स जिन लोगों को आते हैं, सबसे पहले ऑयल कंट्रोल करें, आइसिंग करें सैलून जाने से पहले। अगर सैलून में आइसिंग है तो जब तक आप फ्री होती हैं तो आप उनको बोलें कोई भी आइस क्यूब दे दें, ताकि फेस को आप अच्छे से पोर्स क्लोज करें, आपका जो स्किन फिर मेकअप करें, फिर मेकअप करें। ठीक है विकी, हम इस पे मजीद भी बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे व्यूअर्स जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से बात कर रहे हैं। गर्मियों में आपने कौन सा मेकअप करना है, कैसा लगना है, और ख़ास तौर पे वो तमाम ख़वातीन जिनकी शादी जो है कुछ महीने में होने वाली है, तो उनको कैसे मेकअप्स जो हैं, वो ज़ाहिर है मार्केट में तो बहुत से मेकअप्स हैं, मगर ट्रेंड कौन सा फॉलो करना है, विकी हमें बताएंगे। विकी, मेकअप्स के हवाले से आप बताएंगे, ऑल्दो आपकी हेयर में बहुत एक्सपर्टीज़ हैं, आप हेयर का बहुत अच्छा काम करते हैं, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन लुक देते हैं, वीडियोस जो हैं वो भी चल रही हैं वीडियो, और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से आपने काम किया है। मीरा जी आपके पास आती हैं, अनमोल बलोच आपके, अनमोल नूर आपके पास बड़ी ट्रेंडिंग में आपके साथ साथ होती हैं, जन्नत जमशेद जो हैं, जन्नत आई थिंक जन्नत राजपूत, वो भी आपके साथ होती हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि मेकअप का जो ट्रेंड है, जिसको नो मेकअप लोग कहते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं? पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, नो मेकअप लुक में जो है ना, आप अगर मेकअप की ज्यादा यूजर नहीं है तो आप सिर्फ एक बीबी क्रीम का यूज कर सकती हैं। कोई अच्छी सी सिलेक्शन लेके कोई अच्छी ब्रांड की जो है वो आप बीबी क्रीम यूज करें। एज एन क्रीम, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम बेस भी ऐसे बनाते हैं कि समटाइम हम उसे एज एन क्रीम यूज करते हैं, हम उसको एप्लीकेशन ही ऐसे करते हैं जैसे हम किसी
क्रीम की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो बीबी क्रीम का चूज कर सकती हैं। इसके अलावा एक अच्छा सा फेस पाउडर जो है उसका यूज कर सकते हैं। अच्छा सा एक ब्लश ऑन ले लें जिसको वो फिंगर के साथ एक ऐसा नेचुरल बड़ा पिंकी शेड लेके जिसको आईज पे ब्लश पे जो है वो यूज कर सकती हैं। एक अच्छा सा लिप कलर ले लें या मैट जो है वो लिप ग्लॉस ले लें। तो ये आपका बड़ा 3-4 चीजों का मेकअप जो वो आप कर सकती हैं। समरी मेकअप हो गया, समरी मेकअप हो गया। बहुत ज्यादा इनोवे में हर तरह के कलर का टिंट मार्केट में अवेलेबल है। वही टिंट कहते हैं आप ब्लश ऑन यूज करो, वही टिंट आप लिप्स पे यूज कर लो, वही आईज पे कर लें आप। तो अच्छा। एक टिंट जो है वो 3 चीजों का काम जब कर रहा होता है तो आपका जो मेकअप पाउच होता है उसमें 3 से 4 चीजें होना और वो भी बहुत अच्छी जो है वो बहुत जरूरी है। तो कोशिश करें कि आप जब भी मेकअप लेने जाएं तो ब्रांड की चीज लें, अच्छा ले लें, एक बार ले लें, क्योंकि अच्छी चीज की जो एक ग्रिप होती है, जो उसका एक टेक्सचर होता है प्रोडक्ट का, वो बहुत अच्छा होता है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। कोशिश किया करें कि जब भी आप अपने फेस पे कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट यूज करें तो उसकी सबसे पहले एक्सपायरी देखा करें, क्योंकि मार्केट्स में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो आप एक्सपायरी जो है वो यूज कर रहे होते हैं, वो ऊपर स्टिकर हटा देते हैं, नीचे एक्सपायरी लिखी होती है। कोशिश करें कि अगर आप टिंट यूज कर रही हैं तो टिंट के कलर्स भी बड़े नेचुरल से यूज करें, क्योंकि टिंट हमेशा जो है वो एक मरूनिश और डार्क कलर में ज्यादा अवेल होता है। तो कोशिश करें उसकी क्वांटिटी बड़ी मिनिमम एक ड्रॉप आपने चीक्स पे, उसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, वो आपका 4, 5, 6 घंटे डायरेक्ट ही आपकी स्किन पे जो है वो स्टे करता है, लिप्स पे भी वो करता है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि आप जब मेकअप करते हैं तो अब आईज पे बहुत फोकस करते हैं। Exactly. आप लेंसेज के साथ बहुत प्ले ऑन करते हैं। Exactly. और लिप्स को हमेशा न्यूड रखते हैं, या आप आईज को न्यूड रख के लिप्स को मरून कर देते हैं? देखिए दोनों चीजों में ही ना बहुत डिफरेंस आता है। अगर आप आईज को बहुत हैवी कर रहे हैं तो आपके लिप्स अगर बहुत ज्यादा पाउटी और बहुत ज्यादा डार्क कलर्स की होंगे तो वो आपकी एक लुक जो है ना वो बड़ी एक सेटल से बिल्कुल हॉरिबल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। आफ्टर द टाइम जो है वो आपको पता है कि मेकअप जो है वो टेन होना शुरू हो जाता है, डस्ट आउट हो जाता है, रिमूव हो जाता है कोई चीज लग के। समटाइम होता है टिश्यू यूज नहीं करना आता लोगों को, तो उससे वो जो है वो पैची चीज आ जाती है। अगर आप लिप्स इतने ज्यादा डार्क करेंगे, ऊपर आपने भर के ग्लिटर डाल दिया है, तो वो आपकी सेटल्ड लुक नहीं आएगी, वो आपकी बिल्कुल वो देसी लुक में चला जाएगा कि वही डार्क शेड्स, डार्क आंखें, डार्क लिप्स और चीक्स पे ब्लश ऑन भी डार्क। वो आपको पता है कुछ टाइम के बाद मेकअप डार्क होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो है कोशिश करें कि इस समर में आप लाइट्स जो है वो शेड्स अच्छा, का यूज प्रोडक्ट करें। कितनी मैटर करती है? लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट कुछ भी लगा लो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, प्रोडक्ट्स आप हमेशा ब्रांड यूज करें। ब्रांड की जो है मैंने हम पहले भी कहा कि उसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। कोशिश किया करें कि ब्रांड की एक चीज ले लें, उसकी ग्रिप अच्छी होगी, उसका इफेक्ट आपके फेस पे बहुत अच्छा आएगा। आप सेटिंग स्प्रेज ले रहे हैं, आप अगर बेसिस यूज कर रहे हैं, नार्स, आपको पता है बहुत सारी आ गई, नार्स आ गई, बॉबी ब्राउन की आ गई, हुदा आ गई, YSL आ गई। सब लोग जो ब्रांड कॉन्शियस है वो ब्रांड्स के अलावा यूज नहीं करते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है हमारे इस वेदर में ब्रांड्स नहीं चलते, क्योंकि हर कंट्री का ब्रांड जो है वो उनके वेदर के अकॉर्डिंग बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की जी, ये तो वाली कोशिश करें जब भी ब्रांड कॉन्शियस होना मैटर नहीं है। द थिंग इज कि आप ब्रांड क्या यूज कर रही हैं, आपका एटमॉस्फेयर यहाँ का क्या है, आपने उसको किस तरीके से कितने टाइम के लिए यूज करना है, ये चीजें मैटर करती हैं। कि आप अपने मुल्क के वेदर के हिसाब से प्रोडक्ट Exactly. इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स वाटर बेस्ड होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऑयल बेस्ड होती हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी स्किन को कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सूट करेगी? देखें, अगर आप वाटर बेस पे जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पेनकेक का यूज करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि इस जो सीजन के अंदर है मैंने टीवी स्टिक क्रायोलिन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, बिकॉज उसकी ग्रिप शुरू दिन से आज तक हम वो करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, उससे लोग केकी नहीं लगती बहुत ज्यादा? नहीं, उससे आप उसकी क्वांटिटी कम यूज करें, क्योंकि पुराने जमाने से वो पकड़ते थे स्टिक और पूरे फेस पे रब करना शुरू कर देते थे। ऐसा नहीं करना है, आपने उसको एज एन फाउंडेशन ही उसकी क्वांटिटी को यूज कुछ लोग करना है। कहते हैं कि आप लिक्विड बेस इस्तेमाल करें, आपको नहीं जाना चाहिए इतनी हार्ड बेसिस की तरफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी हॉलीवुड में मूवीज या जितना भी आप अगर हमारी इंडस्ट्री में देखा जाए कैमरास का, लाइट्स का काम है, तो वन ऑफ द बेस्ट मेरी प्योरिटी ये है कि वो आप जो है उस पे करें। हॉलीवुड की जितनी बड़ी मूवीज हैं आपको पता है उनके गेटअप्स, उनके जितने भी चीजें होती हैं वो सारी आपकी क्रायोलिन से ही हो रही होती है। अगर आपको देखा जाए तो मेकअप सिटी ही इसका नाम है, एक्चुअल नेम द मेकअप सिटी। अच्छा, तो वो बेस आप वो यूज करें क्रेलॉन की उसमें तरह? देखें आप टीवी स्टिक पे नहीं जाएं, उसकी डर्मा बेसिस हैं, उसकी पूरी रेंज है, उसकी आई थिंक सो कोई मेरे ख्याल में नहीं तो 2-4 हज़ार प्रोडक्ट्स हैं उसकी बेस में, उसकी
पाउडर में, उसकी इतनी बड़ी फैमिली है कि आप उसमें सिलेक्शन करें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग कि आपका कितनी देर स्टे रहेगा और कौन सा कॉम्प्लेक्शन आपको चाहिए। और उसकी क्वांटिटी मैटर करती है, हमेशा भर के नहीं लगाना। अगर बीबी क्रीम भी है तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अच्छा, अक्सर लोगों को कॉन्टोर का बहुत मसला होता है, उनको समझ ही नहीं आती कि अपने फेस का कॉन्टोर कैसे करें। कुछ लोग कहते हैं कि चीक और ईयर बोन के पास आप एक रखें, कोई स्टिक रखें, उसके साथ आप करें। तो आप मुझे बताएं कि कॉन्टोर करने का बेहतरीन तरीका कैसे है और कैसे ऑलरेडी जिसका फेस बहुत लंबा होगा तो वो अगर स्टिक रख के कंटोर करेगी तो उसका मुंह बिल्कुल लंबा हो जाएगा और ज्यादा। तो उसका जो एक देखने का एक सामने से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा देखने का, तो उसका फेस बहुत ज्यादा लंबा डिफाइन होगा। कोशिश करें कि अपने फेस के ऊपर सबसे पहले किसी ब्यूटिशियन से, किसी भी आप एक आजकल तो इतनी ऐप आ गई कि उसमें आप अपना फेस जो है वो पिक्चर डाल के आप अपनी कंटोरिंग सीख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। कोशिश कीजिए सबसे पहले, अगर आपका फेस राउंड है तो आपने वही जैसे कि हिना ने बताया, ब्रश पकड़ के उसका एंगल जो है वो नीचे ड्रूप करके जो है वो आपने कंटोर करना है। अगर आपका फेस पतला है तो आपने स्ट्रेट रख के हल्का सा सिर्फ इस एरिया को जो है कान से आपकी कंटोर करना है, लाइट सा कंटोर करना है। अगर आपकी चिन बहुत निकली हुई तो आपने कंटोर नहीं करना है। आपने ये सारी चीजों को देखते, फोरहेड बहुत बड़ा है तो कंटोर करना है आपने। तो ये सारी चीजें देखते। थैंक यू सो मच विकी, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू एंड टॉकिंग टू यू। आज हमने मेकअप ट्रेंड्स के ऊपर बात की है। आप लोगों ने जिन्होंने मिस किया हमारी वीडियोस में देख सकते हैं आज का प्रोग्राम कैसा लगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे फीडबैक के लिए आप प्लीज़ न्यू पाकिस्तान का फेसबुक पेज ज्वाइन करें, वहाँ आप अपडेट्स देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।